हेलो दोस्तों। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। एक संस्था के बारे में बात करने जा रहे हैं। और आप बखूबी उस संस्था के बारे में जानते हैं कि वो संस्था कौन सी है। क्योंकि आज आप रोज़ रोज़ या आप कहें कि हर रोज़ उससे रूबरू होते हैं। आप उससे इंटरेक्ट करते हैं, आप उसके बारे में न्यूज़पेपर्स में सुनते हैं, डिबेट डिस्कशन में सुनते हैं। और उसी संस्थान के बारे में हम लोग आज जानने जा रहे हैं कि क्या है वह संस्थान, क्या करता है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए हम इस डिस्कशन को आपके सामने रख रहे हैं। उस संस्था का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको आप भारतीय रिजर्व बैंक के नाम से भी जानते हैं। क्यों इतना अहम है ये संस्थान आपके भारतीय राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था में? इस चर्चा के पीछे, इस डिस्कशन के पीछे वजह यह भी है कि आपको मैं बताते चलूं कि 1 अप्रैल 1935 को ये संस्था शुरू हुई थी। फॉर्मली इसकी नींव पड़ी और उस दिन से इसका कार्यक्रम, या आप कहिए कि उसका कार्य जो था, जो भी फंक्शन था, जो भी उसके पावर्स थे, वो सारे उस दिन से शुरू किए जाते हैं। तो 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना मानी जाती है। और 1 अप्रैल 2024 को इस संस्थान ने लगभग 90 साल पूरे कर लिए। आप समझिए कि 100 साल होने से मात्र 10 साल ये संस्थान पीछे है। और ये अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि यह भारत का या भारत सरकार का भी बैंक है। इसको बैंकों का बैंक भी कहते हैं, सरकारों का भी बैंक कहते हैं। और सारी परिस्थितियों को डील करने के लिए यहाँ जो भी पॉलिसीज़, मॉनेटरी पॉलिसीज़, मौद्रिक नीति बनाई जाती है, उसमें इस संस्थान का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा अहम रोल है। इतना आप जरूर जानते होंगे। लेकिन मैं कुछ उन बातों की तरफ इशारा करूंगा, बताना चाहूँगा, डिस्कशन करूंगा आपके साथ, जो जनरली डिस्कशन नहीं किया जाता है, उसके बारे में चर्चा नहीं की जाती है। और उसको डिस्कस करने के लिए मैं सबसे पहले आना चाहता हूँ। निश्चित तौर पे वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन इसमें जो जानकारी आपको दी जाएगी वो जानकारी बहुत अहम है। और मैं कोशिश करूँगा कि जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन वो भी आपके सामने रखूँ। उन लोगों के लिए भी बहुत ये यूजफुल वीडियो होगा जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, या उनके लिए भी जो संस्थागत व्यवस्था को समझना चाहते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझना चाहते हैं, यहाँ के राजनीतिक अर्थशास्त्र को समझना चाहते हैं कि आखिर ये राजनीतिक अर्थशास्त्र, जिसको हम पॉलिटिकल इकोनॉमी कहते हैं, ओवरऑल इकोनॉमी कहते हैं, वो कैसे काम करता है, उसमें इस संस्थान का क्या रोल है। और जहाँ तक मैं मानता हूँ उसका अहम रोल है, जो इस वीडियो में हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम आरबीआई के बारे में बात कर रहे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना, जैसा कि मैंने कहा, 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इससे पहले इसकी सारी प्रोसेस शुरू हो गई थी, जिसको हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा बहुत आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ कि 1 अप्रैल 1935 को इस संस्थान की स्थापना की गई थी। दूसरी बात कि शुरू में इसका हेडक्वार्टर कोलकाता हुआ करता था, कलकत्ता हुआ करता था। बाद में 1937 में आरबीआई की स्थापना के 2 साल के बाद इसको मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। उस समय बॉम्बे कहा जाता था, बाद में इसका नाम बदल करके मुंबई कर दिया गया। दूसरी बात, जो दूसरी इन्फॉर्मेशन सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आरबीआई के बनने के बाद जो सबसे पहले इनके गवर्नर बने वो एक ऑस्ट्रेलियन थे, जिनका नाम था सर ऑसबॉर्न अर्केल स्मिथ। फिर रिपीट कर देता हूं कि आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर इंडियन नहीं थे, जो थे वो ऑस्ट्रेलियन थे, और उनका नाम था सर ऑसबॉर्न अर्केल स्मिथ। अब दूसरा सवाल आपके मन में आएगा कि इंडियन कौन थे फर्स्ट व्यक्ति जो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर बने। वह थे सर सीडी देशमुख। और अभी कौन है, यह भी आपको याद रखना। अभी श्री
शक्तिकांत दास हैं आरबीआई के गवर्नर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में। देखिए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1935 से पहले या 1935 के दौरान भारत में ब्रिटिश शासन था। ब्रिटिश सरकार यहाँ काम कर रही थी और उसी ने 1926 में एक कमीशन बनाया, एक कमीशन बैठाया, जिसको हम लोग रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फिनांस कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फिनांस कहते हैं। ठीक है। और इसको हेड कर रहे थे हिल्टन यंग, एक इकोनॉमिस्ट थे, एक बैंकर थे, हिल्टन यंग। वो इस कमीशन को हेड करते थे, इस वजह से इस कमीशन को हिल्टन यंग कमीशन भी कहते हैं। लेकिन फॉर्मली इसका नाम क्या था? कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फिनांस। इसका काम ये था कि यहाँ के बैंकिंग व्यवस्था को, यहाँ के फिनांस को, यहाँ के करेंसी को स्टडी किया जाए, उसकी जो समस्या है उसका स्टडी किया जाए और एक रिकमेंडेशन दिया जाए कि इसके समाधान, इसके सॉल्यूशन के लिए क्या किया जा सकता है। इसी कमीशन में डॉक्टर अंबेडकर, ये बहुत कम लोग जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कितना बड़ा योगदान रहा है इस संस्थान को बनाने में। बहुत जगह इसकी चर्चा नहीं होती, बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता, लोग नहीं जानते हैं कि इस कमीशन के सामने जब डॉक्टर अंबेडकर प्रेजेंटेशन देते हैं तो उसमें जो उनका प्रेजेंटेशन रहता वो उनके एक किताब पर, जो बाद में जो थीसिस उन्होंने जमा किया था उसी पर आधारित तो किताब थी और किताब का नाम था द प्रॉब्लम ऑफ द रूपीज, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशंस। और इन्होंने जो हिल्टन यंग कमीशन के सामने जो प्रेजेंटेशन दिया वो काफ़ी ही प्रभावशाली प्रेजेंटेशन था। और आपको ताज्जुब होगा कि जब 1934 में आरबीआई एक्ट पास किया जाता है, याद रखना है कि उस समय ब्रिटिश एम्पायर का राज था, ब्रिटिश साम्राज्य यहाँ स्थापित था, ब्रिटिश सरकार का शासन चल रहा था। तो उस समय लेजिस्लेटिव असेंबली में जब इस पर वाद विवाद हो रहा था आरबीआई एक्ट को पास करने के लिए, तो मोस्टली जो इंडियंस थे, जो भी लोग थे जो आर्गूमेंट दे रहे थे कि एक सेंट्रल बैंक का निर्माण किया जाना चाहिए इंडिया में, उन सब का आर्गूमेंट डॉक्टर अंबेडकर के इस किताब पर आधारित था, जिस किताब का नाम हमने क्या बताया? द प्रॉब्लम ऑफ द रूपीज, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशंस। तो आप समझिए कि जो आज फाउंडेशन हम देख रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, उस आइडिया के पीछे डॉक्टर अंबेडकर की जो स्टडी है, जो पीएचडी थीसिस है और जिस पर आधारित यह किताब है, उसका बहुत ही बड़ा रोल है। और इसी आधार पर हिल्टन यंग कमीशन ने अपना रिपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को सौंपा और उसी आधार पर आरबीआई एक्ट 1934 इनेक्ट किया गया और 1 अप्रैल 1935 को फॉर्मली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। ये ब्रीफ में आपका है कि इंट्रोडक्शन है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है कि ये एक्ट जो है, जिस कानून से आरबीआई गाइड होती है, वो केवल एक ही कानून नहीं है, बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिन कानूनों के माध्यम से आरबीआई को पावर दिया जाता है, उसको पावर मिलता है और वो सारे इकोनॉमिक सिस्टम में, जो भी हम आगे बात करेंगे, जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको रेगुलेट करती है, उसको हैंडल करती है, उसको पावर दिया गया है बहुत सारे और भी लॉज में। लेकिन मूल कानून जो है, जिसको हम लोग कहें कि मूलभूत उसकी कानून जिससे वो गाइड होती है, जिससे उसकी स्थापना हुई, या जो भी गवर्नर या डिप्टी गवर्नर्स को जो पावर मिलते हैं, वो उस फंक्शन को एक्सरसाइज करने का जो अधिकार उनको है, वो आरबीआई एक्ट 1934 से गवर्न होता है। अब आते हैं इस बात पर कि आखिर इस कानून का, जिस कानून से आरबीआई गाइड होती है, उसका मूल एम क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य को इसके प्रियम्बल में बताया गया है। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके इसको बताऊंगा। इसके 2 ऑब्जेक्टिव जो इसमें दिए हुए हैं इसके प्रियम्बल में, उसको मैं पढ़ूंगा और पढ़ के आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहला जो इसका ऑब्जेक्टिव है, एम है,
to regulate the issue of banknotes and the keeping of reserves with a view to securing monetary stability in India and generally to operate the करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ द कंट्री टू इट्स एडवांटेज। अब समझिए 3 कंपोनेंट है पहले ऑब्जेक्टिव का। क्या है? रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट्स। बैंक नोट्स कौन इशू करता है? आप जानते हैं, बखूबी जानते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 रुपए का नोट या सिक्के को अगर आप छोड़ दें तो उस पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। लेकिन बाकी सारे नोट्स का रेगुलेशन कौन करता है? बैंक नोट्स का पब्लिश कौन करता है? प्रिंट कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो पहला काम क्या है? रेगुलेट करना बैंक नोट्स को। फिर इसके साथ साथ आप ये जानते हैं, ये मैं आगे बताऊंगा कि ये बैंक ऑफ द बैंक्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट्स का भी बैंक है, स्टेट गवर्नमेंट्स का भी बैंक है। तो जो भी फॉरेन से एक्सचेंज होता है, जो भी चीज़ें आप एक्सचेंज करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उसके लिए एक सफिशिएंट रिजर्व रखने का काम आरबीआई का है। इसको और फर्दर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तीसरी बात क्या कही गई है कि क्रेडिट सिस्टम, मतलब लोगों को जो क्रेडिट मिलता है, जो लोन मिलता है, बैंकों को जो लोन मिलता है आरबीआई से, हमारे कहने का मतलब कि जो मार्केट में जो पैसों का लेन देन होता है, आप लोन लेते हैं, आप बिजनेस खोलते हैं, बैंक आपको लोन देते हैं, आप उनसे लोन लेते हैं, आप डिपॉजिट करते हैं, उस पर कितना इंटरेस्ट रेट मिलता है, इस सारे क्रेडिट सिस्टम को रेगुलेट करने का अधिकार, पावर किसके पास है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। अब इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव बताया गया इसी में, दैट it is essential to have a monetary policy framework to meet the challenges of an increasingly complex economy, and the primary objective of the monetary policy is to maintain price stability while keeping in mind the objective of the growth। आपने सुना होगा इन्फ्लेशन के बारे में, आपने सुना होगा कि आरबीआई का रेगुलर जो मीटिंग होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है, उसमें आरबीआई डिक्लेयर करती है कि रेपो रेट क्या होगा, रिवर्स रेपो रेट क्या होगा, हमारा इन्फ्लेशन का टारगेट कितना है, कितना इन्फ्लेशन रहेगा तो इसके साथ साथ विकास भी होगा और लोगों के पॉकेट पर ज़्यादा भार भी नहीं पड़ेगा। तो यहाँ टर्म आया है मॉनेटरी पॉलिसी, जिसको मौद्रिक नीति कहते हैं, उसको एक्सप्लेन मैं करूँगा। तो मौद्रिक नीति को रेगुलेट करना इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ज़्यादा से ज़्यादा मुद्रास्फीति भी मत बढ़े और साथ ही साथ इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास भी जारी रहे, इस दोनों को ध्यान में रखकर आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति बनाती है। और अब 2016 के बाद उसके लिए एक अलग कमिटी है जिस पर हम सेपरेटली बताएंगे कि क्या करती है, उसका कंपोजिशन क्या है, पावर क्या है, क्यों बनाया गया। तो ये 2 ऑब्जेक्टिव से आपको ये पता चल जाता है कि बैंक नोट्स को रेगुलेट करना, करेंसी का रिजर्व रखना, क्रेडिट सिस्टम को कंट्रोल करना, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स का रेट डिसाइड करना, जिस पर हम लोग आएंगे, बैंक रेट्स क्या होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक मेजर्स क्या होते हैं, उपाय क्या होते हैं, उन सब पर हम लोग बारी बारी से आएंगे। लेकिन ओवरऑल इस प्रियम्बल में बताया गया है कि आरबीआई का क्या काम है। फिर उसके बाद आते हैं कि एक बात यहीं पे हमने क्लियर आपको किया था कि केवल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट ही आरबीआई को पावर नहीं देता, इसके अलावे भी बहुत सारे कानून हैं जो इसको पावर देते हैं, ठीक है। उस पर थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो कौन कौन से एक्ट हैं। जैसे इंडियन फिनांस एक्ट 2016, इसके साथ साथ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, फेमा का नाम आपने सुना होगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट 2006, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। ये सारी चीज़ें, ये सारे जो कानून हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, ये सारे मिल करके एक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं, जिस फ्रेमवर्क के अंदर आरबीआई काम करता है, इस लॉ के अंदर काम करता है, इस पावर को एक्सरसाइज करता है और ओवरऑल इकोनॉमी में, पॉलिटिकल इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन करता है। फिर उसके बाद आते हैं अब इस पूरे चीज़ों को जो हमने अभी डिस्कस किया, उसको अगर एक लाइन में अगर आप निचोड़ बताना चाहें तो इसका क्या मेन फंक्शन निकलेगा? मेन फंक्शन ये निकलेगा कि इस देश के, भारत के इकोनॉमी का जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको रेगुलेट करने का, यानी कि मौद्रिक नीति जो है उसको रेगुलेट करने का
पावर किसके पास है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। अब मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी सिंपली समझिए, मनी का सप्लाई, यानी आपके इकोनॉमी में कितना पैसा है, कितना नहीं है, कितने नोट्स चल रहे हैं, कितने करेंसी चल रहे हैं, वो एक डिफरेंट कंसेप्ट है कितने तरह के मनी होते हैं। M1, M2, M1, M2, M3, M4, अलग अलग तरह के करेंसी होते हैं, उनका सर्कुलेशन है। तो उसको रेगुलेट करने की जो अथॉरिटी होती है कि आपके जेब में कितना पैसा है, आपको कितना लोन मिलेगा, बैंक आपको कितने लोन देंगे, कितने नहीं देंगे, कितना मनी का सर्कुलेशन मार्केट में होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, कितना ज़्यादा करेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, घटाएंगे तो इन्फ्लेशन कम कैसे होगा, साथ ही साथ इकोनॉमिक ग्रोथ भी प्रभावित ना हो। इस काम को जो संस्था करती है, या इस काम को जो किए, ये काम जो है, ये मॉनेटरी पॉलिसी कहलाता है। उसकी नीतियों को बनाना, मनी के कंट्रोल की नीतियों को बनाना मौद्रिक नीति है। और इसका ये राजकोषीय नीति, जिसको फिस्कल पॉलिसी कहते हैं, वो उससे अलग है। फिस्कल पॉलिसी, आपको यही बता दें कि मॉनेटरी पॉलिसी भारत में आरबीआई कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है, जबकि फिस्कल पॉलिसी, जिसको राजकोषीय नीति कहते हैं, उसको भारत सरकार या राज्य सरकारें करती हैं। फिस्कल पॉलिसी अलग चीज है। फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर आता है, उसका इनकम आता है, जैसे टैक्स से उसका इनकम आना, किन किन पॉलिसीज पर कितना खर्च करना है। और राजकोषीय नीति की अगर हम बात करें तो राजकोषीय नीति में 3 चीजें मूल तरीके से कवर की जाती हैं। पहला बजट, दूसरा मनी बिल, तीसरा फिनांस बिल। इन 3 माध्यमों से राजकोषीय नीति को केंद्र सरकार और राज्य सरकारें नियंत्रित करती हैं। तो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करने का पावर, अधिकार आरबीआई को दिया गया है, और राजकोषीय नीति को सरकारें चलाती हैं। उसके माध्यम से उनको पावर मिलता है कि वो क्या बजट बनाएं, क्या मनी बिल में क्या प्रोविजन करें, फिनांस बिल में क्या प्रोविजन करें। तो आपको समझना होगा कि ओवरऑल पॉलिटिकल इकोनॉमी को हम मौद्रिक नीति, जिसको मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, उससे और राजकोषीय नीति से समझ सकते हैं। हमारा विषय राजकोषीय नीति को यहाँ डिस्कस करना नहीं है, इसलिए हम केवल ये डिफरेंस बता के अब आगे आपके सामने बढ़ते हैं। इसके साथ देखिए, इसका सेंट्रल बोर्ड है, उस पर मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि हमको कम समय में इस वीडियो को डिस्कस करना है, इसलिए हम ज़्यादा उस पर नहीं करेंगे कि कितने गवर्नर हैं, क्या है। और वैसे मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि फुल टाइम गवर्नर 1 होते हैं और 4 से ज़्यादा डिप्टी गवर्नर नहीं होंगे। तो मान के चलिए कि 5 गवर्नर जो गवर्नर हैं उनको मिला के, और 4 डिप्टी गवर्नर से ज़्यादा डिप्टी गवर्नर नहीं होंगे। फिर आरबीआई को किस किस नामों से जाना जाता है? सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री के नाम से जाना जाता है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट भी इसको कहते हैं, बैंक ऑफ द बैंक्स भी कहते हैं। तो डिफरेंट नेम से इसको जाना जाता है, लेकिन इतना समझिए कि इसका मेन फंक्शन है मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करना। किस पर्सपेक्टिव से, किस एम के साथ? एम ये होता है कि हम मॉनेटरी पॉलिसी को इस तरह से चलाएं, इस तरह से लागू करें, इस तरह से डिसाइड करें ताकि इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहे, प्लस ही प्लस आर्थिक विकास की गति न रुके। अब आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी पर कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, थोड़ा सा आपको डिफाइन करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी उस पॉलिसी को कहा जाता है जो सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है। क्या चीज डिसाइड करता है? ये ध्यान में रख करके कि इस इकोनॉमी में मनी का सप्लाई कितना है, इंटरेस्ट रेट कितना होगा, ओवरऑल इकोनॉमी का कंडीशन क्या है, कितना सप्लाई है, कितना डिमांड है, कितना पैसा दिया जाएगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी कंटिन्यू रहेगा और इन्फ्लेशन भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो इन सब चीज़ों को जो रेगुलेट करने के लिए पॉलिसी बनाई जाती है, क्योंकि देखिए इसके मूल में पैसा है, मनी है। जैसे अगर आपके पास ज़्यादा पैसा रहेगा तो आप ज़्यादा खर्च करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर उसको आपको कम कर दिया जाए तब क्या करेंगे? आप ज़्यादा नहीं कर देंगे, मतलब डिमांड कम हो जाएगा। तो ये सारे सिचुएशन को देखती है
आरबीआई मतलब सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई दोनों को देखती है। तो अगर इसको फॉर्मली थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन करें तो ऐसे कह सकते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी बाय अ सेंट्रल बैंक्स रेफर्स टू डेलिब्रेट एक्शंस एंड डिसीजंस टेकन बाय द सेंट्रल बैंक टू रेगुलेट द मनी सप्लाई, interest rate, and credit condition in a economy to achieve a specific macroeconomic goals such as controlling inflation, promoting economic growth, and maintaining price stability. These actions typically involve setting short-term interest rate, conducting open market operations, adjusting reserve requirements for banks, and providing forward guidance to influence economic activity and financial markets. इस पैराग्राफ में ये ओवरऑल आपको क्लियर हो गया होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी का एम क्या होता है। मनी सप्लाई कंट्रोल करना, इंटरेस्ट रेट रेगुलेट करना, क्रेडिट कंडीशन को ऑब्जर्व करना, ताकि इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी सारा चीज मेंटेन रहे और लोग उसके हिसाब से फ्यूचर में डिसीजन ले पाएं कि हमको कितना क्या चीजें खरीदनी है और नहीं खरीदनी है। इसी आधार पर हम तय करते हैं। अगर हमारा बिजनेस है, हमको लोन लेना है और इंटरेस्ट रेट ज़्यादा कोई मांगेगा तो हम ज़्यादा स्पेंडिंग नहीं करेंगे, हम लोन ज़्यादा नहीं ले पाएंगे। तो उससे क्या होगा कि पैसा लोगों के पास कम जाएगा, उनके पॉकेट में पैसा कम रहेगा, तो खर्चा कम करेंगे, डिमांड कम होगा। जैसे ही डिमांड कम होगा तो इन्फ्लेशन डाउन होने लगेगा। तो इन सारे परिस्थितियों को ध्यान में रखकर आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करती है। और इसको जब डिसाइड करती है तो इसके डिफरेंट तरीके हैं करने के। मतलब जैसे मॉनेटरी पॉलिसी हमने कहा, तो मॉनेटरी पॉलिसी को लागू करने के उसके पास अलग अलग तरीके हैं, मेजर्स हैं कि कैसे मॉनेटरी पॉलिसी को, जैसे आप एक एग्जांपल लीजिए इंटरेस्ट रेट। अब इंटरेस्ट रेट या कहें कि लोन अगर लेना है आपको, तो आपको बैंक के पास जाना है, बैंक आपसे बार्गेनिंग करता है कि हाँ भाई हम इतने इंटरेस्ट रेट पे आपको पैसा देंगे। और ये इंटरेस्ट रेट जो बैंक तय करता है, इसका जो पूरा का पूरा सिस्टम है एनालाइज करने का कि वो कितने पर आपको लोन देगा, क्रेडिट देगा, ये डिसाइड होता है आरबीआई के कंट्रोल से। समझ रहे हैं कि आपको कितने रेट के ऊपर, कितने इंटरेस्ट रेट के ऊपर आपको लोन मिलेगा, नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देना पड़ेगा, अगर आपको ज़्यादा देना पड़ेगा तो आप नहीं लेंगे ना, और नहीं लेंगे तो आपके पास पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो आप कोई चीज़ परचेज नहीं करना चाहेंगे, और नहीं करना चाहेंगे तो आपका डिमांड कम होगा। और इसका रिलेशन इन्फ्लेशन से स्थापित होता है कि अगर डिमांड आपका ज़्यादा है तो आपके पास पैसा ज़्यादा है तो डिमांड ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा डिमांड करेंगे तो सप्लाई शॉर्ट होता है, सप्लाई शॉर्ट होगा तो प्राइस बढ़ेगा। तो अब समझिए पूरी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो इस मौद्रिक नीति को कंडक्ट करने के लिए आरबीआई के पास बहुत सारे तरीके हैं, और उस तरीके के द्वारा ही आरबीआई इस काम को अंजाम देती है, राइट। तो अगर हम आपसे कहें कि वो कौन से तरीके हैं, किन तरीकों से, आप सुने होंगे न्यूज़पेपर्स में, अगर ध्यान से पढ़िएगा तो आप सुने होंगे कि इस तरीके को, मॉनेटरी पॉलिसी को लागू करने के जो तरीके हैं, उस तरीके को दो भाग में डिवाइड किया जाता है। एक को क्वांटिटेटिव मेजर्स कहते हैं, मात्रात्मक उपाय, और दूसरे को गुणात्मक उपाय कहते हैं। अब आप समझिए, एकदम सिंपल भाषा में समझिए, मात्रा और गुण, क्वांटिटेटिव जो बातें हैं, क्वांटिटेटिव मेजर्स, उसको मात्रात्मक उपाय कहते हैं, और क्वालिटेटिव जो है उसको गुणात्मक उपाय कहते हैं। एक में मात्रा की बात करी जा रही है, क्वांटिटी की बात की जा रही है, और दूसरे में गुण, उसके क्वालिटी की बात की जा रही है। तो मात्रात्मक उपाय में कौन कौन से उपाय आते हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट। आपने सुना होगा कि आरबीआई बैंक रेट बढ़ाती है, बैंक दर बढ़ाती है। रेपो रेट का आपने नाम सुना होगा, उसको हम डिस्कस करेंगे ब्रीफ में। रिवर्स रेपो रेट के बारे में आपने सुना होगा, एसएलआर के बारे में सुना होगा, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये सारी चीज़ें
जैसे बैंक रेट, एक एग्जाम्पल के तौर पर, ये वैसा रेट होता है जिस रेट पर आरबीआई बैंकों को शॉर्ट टर्म के लिए पैसा देती, कि आप भाई इतना पैसा लो, इस पे इतना हमको इंटरेस्ट दो, और आप अपने कस्टमर को पैसा देना है, दो, लोन दो। तो मतलब कि जो बैंक्स हैं, कमर्शियल जो बैंक्स है आपके इंडिया में, उनको शॉर्ट टर्म के लिए अगर पैसा लेना होता है तो आरबीआई उस पर इंटरेस्ट लगाती है। और मान लीजिए, ऐसे समझिए कि हमको आपसे लोन लेना है, और आप कह रहे हैं कि हम भाई आपको 100 रुपये पे 1% नहीं, हम 5% पर आपको पैसा देंगे। तो क्या हम लेना चाहेंगे? हम कहेंगे कि नहीं सर, और कम कम कर दीजिए। लेकिन आप कहते हैं नहीं नहीं, आपके पास बहुत खर्च आप करते हैं, इसलिए इसको 5 नहीं, अब 10% पर हम देंगे। तो आप कहेंगे कि छोड़ दीजिए सर, हम नहीं लेंगे। तो अगर हमको पैसा नहीं आपसे मिला, अगर आप आरबीआई हैं, तो हम फिर अपने कस्टमर को तो नहीं देंगे। तब क्या होगा? मार्केट में पैसे की सप्लाई कम हो जाएगी। मतलब हमारे पास पैसा नहीं रहेगा कि हम फालतू खर्च करें, हम कुछ किसी चीज़ में लगाएं। तो क्या होगा? उससे इन्फ्लेशन डाउन हो जाएगा। तो ये जितने बैंक रेट्स होते हैं, इससे क्या होता है? पैसे की क्वांटिटी मार्केट में बढ़ाई या घटाई जाती है। अगर मार्केट में पैसे की सप्लाई बढ़ाई जा रही है तो इसका मतलब ये होता है कि इन्फ्लेशन कम है। लोगों के पास पैसा अगर देंगे तो वो डिमांड बढ़ाएंगे, लोग चीज़ों को खरीदेंगे, और खरीदेंगे तो मार्केट में क्या होगा? डिमांड बढ़ेगा, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। लेकिन इसका रिवर्स भी हो सकता है। मान लीजिए कि हम लोग के पास एक लिमिट के बाद पैसा बहुत ज़्यादा आ गया, तब हम क्या करेंगे? बहुत खरीदने लगेंगे, और उतनी मात्रा में सप्लाई आपके इकोनॉमी में नहीं है। तब क्या होगा? एक ही चीज़ को खरीदने के लिए सब लोगों के पास सफिशिएंट पैसा हो जाएगा। तब क्या होगा? डिमांड एकाएक बढ़ जाएगा, पैसे की वैल्यू घट जाएगी। मतलब जो चीज़ें 10 रुपये में पहले आप खरीद सकते थे, वो 15-20 रुपये 50 रुपये में आप खरीदेंगे, तो आपके पैसे का वैल्यू क्या हुआ? घट गया। ये कहा जाता है कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की स्थिति है। तब आरबीआई क्या करेगी? इंटरेस्ट रेट, बैंक को जो पैसा दिया जा रहा है उसका रेट बढ़ा देगी, तो बैंक उनसे लोन ले नहीं पाएंगे। लोन अगर उनसे, आरबीआई से नहीं मिलेगा तो आपको नहीं दे पाएंगे, आपको नहीं देंगे तो आपके पास पैसा घट जाएगा, वो घटेगा तो डिमांड घट जाएगा, डिमांड जैसे ही घटा तो इन्फ्लेशन डाउन हो जाएगा। ये मात्रात्मक उपाय है, इसमें पैसे के मात्रा को कंट्रोल किया जाता है, इसलिए ये कहा जाता है कि ये क्वांटिटेटिव मेजर्स है। दूसरा तरीका है क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वालिटेटिव मेजर्स, इसका एक एग्जांपल लेके आपको मैं समझाना चाहता हूं। जैसे आपने सुना होगा बॉन्ड, जो गवर्नमेंट रिलीज करती है और आरबीआई के थ्रू उसको बेचा जाता है। मान लीजिए कि आपके इकोनॉमी में खूब पैसा है, लोगों के पास अथाह पैसा आ रहा है, खूब पैसा आ रहा है, और आरबीआई देख रही है कि हम जो क्वांटिटेटिव मेजर्स अपनाए थे, मात्रात्मक उपाय, उससे इन्फ्लेशन कम नहीं हो रहा है, पैसे की सप्लाई कम नहीं हो रहा है। तो वो आरबीआई क्या करेगी कि जो गवर्नमेंट का बॉन्ड होता है वो मार्केट में बेचना शुरू कर देगी। लोग क्या करेंगे? कहेंगे कि यार इतना अच्छे इंटरेस्ट रेट पे गवर्नमेंट का बॉन्ड मिल रहा है जिसमें रिस्क कम होता है, हम उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। जैसे ही आप पैसा वो इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होता है? आपके पास लिक्विडिटी की कमी हो जाती है, तरलता, मतलब ज़्यादा पैसा जो आपके पास था वो अब कहाँ चला गया? आरबीआई के पास चला गया। तो क्या हुआ? इसी तरह से क्या बैंक क्या करेंगे कि हम दूसरे को लोन नहीं दे करके हम बॉन्ड खरीद लेते हैं, तो उनके पास भी पैसे की कमी हो जाएगी लोन देने के लिए। तो पैसा रिवर्स कहाँ चला गया? आरबीआई के पास, आपके हाथ में नहीं है, आप कुछ डिमांड नहीं करेंगे। तो क्या हुआ? मार्केट से पैसा निकल के कहाँ चला गया? आरबीआई के पास चला गया। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है? यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ क्वालिटी से वो किया जा रहा है कि हम आपको सेविंग का ऑप्शन दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन दे रहे हैं, और उस इन्वेस्टमेंट के माध्यम से आपके पॉकेट से पैसा क्या किए? निकाल करके आरबीआई के पास लेके चलेगा। तो आपके पास क्या हुआ? पैसा कम पड़ गया। अब ज़्यादा नहीं खरीदेंगे, आप ये चाहेंगे कि नहीं हम इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो हमारे बच्चों को फ़ायदा होगा, बाद में हेवी रिटर्न मिलेगा,
समझ रहे हैं? तो ये जो तरीका है, इस तरीके को हम कहते हैं क्वालिटेटिव मेजर्स। ठीक है, साथ ही साथ आरबीआई बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन पे बैंकों को डिक्टेट भी कर सकती है, डायरेक्शन दे सकती है कि भाई आप इस पॉलिसी में बदलाव लाइए। यहाँ पे मनी के क्वांटिटी पर कंट्रोल नहीं किया जाता है, इनडायरेक्ट डिक्टेट किया जाता है। और आप निश्चित तौर पर जानते हैं कि आरबीआई इज द सुप्रीम अथॉरिटी इन दिस मैटर, दैट इज वाई एवरी बैंक विल कंप्लाई द डायरेक्शंस गिवन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद हम आते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ में आपको डिस्कशन कर दें। एमपीसी के बारे में आपने न्यूज़पेपर्स में खूब सुना होगा। क्या है भाई एमपीसी? आपने सुना होगा, ये 2016 के बाद से जब एनडीए की सरकार आई तब से ये काफ़ी चर्चा में है। और क्या है एमपीसी? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये स्टैट्यूटरी कमेटी है, 1934 का जो आरबीआई एक्ट है उसके अंतर्गत बनाया जा सकता है। 2016 में सरकार ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी या मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू कमेटी बनाया। इसका जो उद्देश्य ये है कि द एम ऑफ दिस कमिटी is to make the process of monetary policy formulation more transparent and accountable। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो मीटिंग होता है उस मीटिंग को डिस्क्लोज करना, रीजन बताना कि मॉनेटरी पॉलिसी किसी पार्टिकुलर रेट में इतना क्यों हम बढ़ोतरी किए, इतना कम क्यों किए, बैंक रेट इतना ही क्यों रखे, रिवर्स रेपो रेट इतना ही क्यों रखे, रेपो रेट इतना ही क्यों रखे। और इसके साथ आपको टारगेट बताना होता है कि हमारा इन्फ्लेशन का क्या टारगेट है, इकोनॉमिक ग्रोथ का टारगेट क्या है। मतलब आपको रीजन देना होगा। you have to justify that why I am deciding this kind of monetary policy, and it should be disclosed to the public so that the public could know about the process, the rationale behind monetary policy. That is why Government of India constituted Monetary Policy Committee in 2016. Now, what is the composition of this committee? The committee have 6 members. तीन जो मेंबर्स होते हैं वो मेंबर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट होते हैं, और 3 मेंबर्स जो होते हैं वो आरबीआई नॉमिनेट करता है। साथ ही साथ आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं वो इसके एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन होते हैं। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसमें कहा गया, मैंडेट इसका दिया गया, एंड द प्राइमरी मैंडेट ऑफ एमपीसी इज टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी while keeping in mind the objective of the growth. This is the twin mandate of this monetary policy committee. पहला, प्राइस स्टेबिलिटी रखना है, मतलब सारी चीज़ों का जो मार्केट में आपके है उसका एक प्राइस का स्टेबिलिटी होना चाहिए, स्थिरता होना चाहिए, और साथ ही साथ इकोनॉमी का ग्रोथ भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या किया गया है? द aim is to achieve an inflation target set by the government which is currently set at 4% with a tolerance range of ±2%। मतलब 4% अभी सेट किया गया है कि प्राइस स्टेबिलिटी इन्फ्लेशन का रेट 4% रखना है, प्लस माइनस 2 हो सकता है, मतलब ये 6 भी जा सकता है या 4 से कम हो कि ये 2 पर भी जा सकता है, ±2% रखा जा सकता है। तो आप समझिए कि एक स्थिर रेंज जो रखना है वो 4 का आइडियल टारगेट है, वो प्लस माइनस हो सकता है 2% का। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो आई विल नॉट गो too much deeper about the RBI because of the time, क्योंकि ऑलरेडी 34 मिनट हमारे सामने हो चुका है।
लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा सा आपके सामने मैं जो डिस्कशन करना चाहता हूँ वो, जैसे आपने सुना होगा रेपो रेट के बारे में, बैंक रेट के बारे में, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के बारे में, राइट। तो ये सब देखिए तरीके हैं। बैंक रेट जैसा हमने बताया कि बैंक रेटो रेट होता है, जो आए दिन बैंकों के अपने एक्टिविटी के लिए अगर पैसे की ज़रूरत होती है तो आरबीआई से पैसा लेते हैं, उस पर एक नॉमिनल उनको इंटरेस्ट रेट देना होता है। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट में बैंक फॉर्मली आरबीआई से लोन लेते हैं, पैसा लेते हैं और उस पर वो इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है। तो आरबीआई यहाँ पर डिसाइड करती है कि हम कितना, अगर हम बैंकों को लोन दे रहे हैं तो हमको कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज करना है। और आपको पता है कि अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो बैंक पैसे कम लेंगे तो मार्केट में पैसा कम जाएगा तो लोग परचेज कम करेंगे। तो ये अकॉर्डिंगली देखती है आरबीआई कि पूरे इकोनॉमी का सिचुएशन क्या है, कम इंटरेस्ट रेट पे हमको लोन देना है बैंक्स को या ज़्यादा अगर करेगी तो पैसे की कमी होगी मार्केट में, तो इन्फ्लेशन कम होगा। लेकिन अगर आरबीआई को लग रहा है कि नहीं इन्फ्लेशन ठीक है, चलिए पैसा दिया जाए तो कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ खरीदें, प्रोडक्शन बढ़े, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े, तब वो क्या करती है? रेपो रेट कम कर देती है। इसी तरह से रिवर्स रेपो रेट, मान लीजिए इकोनॉमी में खूब पैसा है, तब क्या करेगी? उसको अपने पास वापस लेने के लिए बैंकों से पैसा ले लेती है। क्या? कौन? आरबीआई। वापिस वो अपने पास लेना शुरू कर देती है कि भाई हम आपको इतना रेट देंगे, इतना इंटरेस्ट रेट देंगे, आप हमको पैसा दे दो। तब क्या होगा? इकोनॉमी से पैसा वापिस आरबीआई के पास आ जाएगा। इसी तरह से एक एसएलआर होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये टोटल बैंक एसेट का सर्टेन परसेंट जो होता है, जो बैंकों के पास होता है, वो आरबीआई के साथ रखना पड़ता है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो भी लिक्विड एसेट आपके पास है उसका सर्टेन परसेंट आरबीआई के पास रखना पड़ता है एज ए सिक्योरिटी। तो इसके माध्यम से भी अगर मान लीजिए कि आरबीआई ने तय किया कि 100 रुपये में 10 रुपये आपको हमारे पास रखना है, चाहे वो गोल्ड के फॉर्म में हो, सिल्वर के फॉर्म में, मनी के फॉर्म में हो, चाहे किसी लिक्विड एसेट के फॉर्म में हो। मान लीजिए कि 10% का अभी, और उसका मन किया कि नहीं अभी इकोनॉमी में पैसा बहुत ज़्यादा है तो इसको और बढ़ा देते हैं, तो क्या होगा? बैंकों के पास लिक्विडिटी की कमी हो जाएगी। तो मेरा मूल जो आर्गुमेंट है, जो कहने का मतलब ये है कि ये तरीका है आरबीआई का मनी को कंट्रोल करने का, जो इकोनॉमी में मनी का फ्लो है, जो सर्कुलेशन है, उसको कंट्रोल करने का ये तरीका है। तो आप इससे इतना जरूर समझ गए होंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी का पूरे इकोनॉमी में, पॉलिटिकल इकोनॉमी में कितना बड़ा रोल है, और उसको रेगुलेट करने का, उसको हैंडल करने का, उसको मैनेज करने का सुप्रीम अथॉरिटी जिस संस्था के पास है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपको इसके बारे में जानना चाहिए। अब ये 90 साल का हो चुका है, और आने वाले समय में जिस तरह से भारत की इकोनॉमी का प्रेडिक्शन किया जा रहा है कि इट इज ग्रोइंग एंड इट इज गोइंग टू बी मच, यू कैन से मच डेवलप्ड इन कमिंग डेज। सो इन दिस सिनेरियो द रोल ऑफ आरबीआई इज गोइंग टू increase. So the importance of RBI will increase. That is why I am saying that you must know this institution. This is very crucial and important institution which is playing very crucial role in our life. It is this institution is deciding monetary policy, bank rate, repo rate, reverse rate, repo rate, interest rate. Even inflation is influenced by the decisions taken by the RBI. तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पूरे इकोनॉमी में आरबीआई का क्या रोल है। केवल इतना जानने की ज़रूरत नहीं है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक है, सरकारों का भी बैंक है, बैंक्स ऑफ द बैंक है,
बल्कि आपको ये जानने की ज़रूरत है कि पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को चलाने में इसका कितना बड़ा रोल है और कैसे आपके और हमारे जीवन को इन्फ्लुएंस कर रहा है। ओवरऑल इकोनॉमी की जो रेगुलेट करने की बात है, उससे आपके डेमोक्रेटिक राइट्स प्रभावित होते हैं, इकोनॉमिक राइट्स प्रभावित होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स प्रभावित होते हैं। एंड दैट इज़ वाई this institution must be studied in terms of its influences। और 1 अप्रैल 1924 को इसका 90 साल हो जाना, साथ ही साथ इसमें अंबेडकर का जो भूमिका है उस चीज़ को रेखांकित करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हम लोगों को भी नहीं पता था बहुत दिनों तक कि डॉक्टर अंबेडकर का कितना बड़ा रोल है आरबीआई को बनाने में, या हिल्टन यंग कमीशन के सामने जो उनका प्रेजेंटेशन था, जो आर्गुमेंट था, दैट वाज फैंटास्टिक। तो इसी के साथ निश्चित तौर पर वीडियो कुछ बड़ा हो गया है और मैं इनकैपेबल हूं कि पूरे एस्पेक्ट को आरबीआई के या मॉनेटरी पॉलिसी के इसमें कवर कर पाऊं। अगर इसकी ज़रूरत आपको आगे पड़े तो हमको जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि फिर इस पर एक वीडियो खास करके मॉनेटरी पॉलिसी पर, डिफरेंट रेट्स पर, मैकेनिज्म पर एक अलग से वीडियो बनाऊं और आपके सामने पेश करूं। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू सो मच।